मैं डीएम झा, आप देख रहे हैं स्टोन टैक्सपिन चैनल। पिछले कई वर्षों से बैंक पब्लिक डिपॉजिट की समस्याओं से जूझ रहा है। अब जैसे मैंने कहा कि पब्लिक डिपॉजिट की समस्याओं से जूझ रहा है, इसका मतलब बैंकों के पास पब्लिक का जमा कम हो रहा है। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि यदि बैंक के पास पब्लिक की डिपॉजिट नहीं आ रही है तो बैंक को इससे क्या समस्या है। फ्रेंड्स, बैंक को इससे समस्याएं हैं जो आम तौर पर आम पब्लिक को समझ में नहीं आती है। जैसे कि आप जानते हैं कि बैंक का दो काम है। एक काम कि पब्लिक से पैसे को कलेक्ट करना, यानी जिनके पास सरप्लस पैसे हैं उससे कलेक्ट करके बैंक में रखना, और उस पैसे को उन लोगों को देना जिनको कि पैसे की ज़रूरत है, जिनको व्यवसाय वगैरह के लिए पैसे की ज़रूरत है। उसी पैसे में से बैंक उसको व्यवसाय के लिए ऋण देती है। इसका मतलब यदि डिपॉजिट कम आएगी बैंक के पास तो बैंक लोन भी कम दे पाएगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि डिपॉजिट पे जो ब्याज की दर होती है वो कम होती है, और लोन जो बैंक देती है आम पब्लिक को उस पर ब्याज की दर अधिक होती है। तो ये जो ब्याज का डिफरेंस है, तो जितना अधिक लोन देंगे उतना अधिक ही बैंक को फ़ायदा होगा। और जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि डिपॉजिट कम तो वो लोन कम दे पाएंगे, इसका मतलब उसके लाभ भी कम होगा। ये मुख्य बातें हैं। हालांकि यदि इसको मैटर जाएंगे तो बहुत सारी और बातें हैं। मैं एक समझाने के लिए मैं ये एक एग्जाम्पल देके कह रहा हूँ। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि पिछले 3 वर्षों में जो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो यानी जमा के अनुपात में कितना लोन बैंकों ने दिया है, तो हम देखते हैं कि मार्च 2024 में करीब 79 से 80% के आसपास इनका सीडी रेशियो था। वर्ष 24-25 में ये बढ़कर 81 से 82% हो गया, और वर्ष 25-26 में ये बढ़कर करीब 82.5% के आसपास हो गया। अब आप कहेंगे कि ये सीडी रेशियो जमा लोन अनुपात है क्या। इसको यदि सामान्य शब्दों में एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाना चाहूँ तो यदि बैंक के पास आम पब्लिक के डिपॉजिट 100 रुपये हैं तो मार्च 2024 में 100 रुपये में से 80 रुपये बैंक ने लोन के रूप में दे दिया था। 24-25 में ये करीब 82% के आसपास दे दिया था, और 25-26 में ये करीब 82.5% के आसपास लोन दे दिया था। इसका मतलब यदि मार्च 26 के कॉन्टेक्स्ट में यदि बातें करें और कि 100 रुपये पब्लिक की डिपॉजिट है तो उसमें केवल 17.5 रुपये ही बैंक के पास सरप्लस फंड अभी बच रहे हैं। आपके मन में फिर सवाल होगा कि 100 रुपये में से 82.5 यानी 82 रुपये 50 पैसे ही लोन दिए तो 17.5 रुपये तो अभी भी उसके पास ये व्यवस्था है कि वो 17.5 को भी लोन दे सकता है, बिकॉज के लोन पे चूंकि ब्याज की दर अधिक होती है तो अधिक लाभ होगा। लेकिन फ्रेंड्स, इस पर चर्चा इस वीडियो में आगे करेंगे, ऐसी बात होती नहीं है। अब इन सब चीज़ों को देखते हुए कि क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो बैंक की लगातार बढ़ती जा रही है और पब्लिक का जो पैसा है बैंक में वो कम जमा हो रहा है, वो कहीं और जमा कर रहे हैं जहाँ उनको लगता है कि रिटर्न वहाँ अधिक मिलेगा। इस दबाव को देखते हुए बैंकों ने अपने ब्याज की दर बढ़ाना शुरू कर दिया, और आज के दिन में 444 दिन की ब्याज की दर, यानी यदि आप 444 दिन की एफडी करेंगे सबसे अधिक ब्याज की दर मिलेगी, और इसी की चर्चा आज हम करेंगे। डिपॉजिट पर ब्याज की दर बैंकों में 3 तरह का होता है। एक होता है नॉर्मल रेट, दूसरा होता है सीनियर सिटीजन का रेट, तीसरा होता है सुपर सीनियर सिटीजन का रेट। नॉर्मल रेट का मतलब ये उन डिपॉजिटर्स के लिए है जिनकी उम्र 60 वर्ष से कम है। सीनियर सिटीजन का मतलब ये उन डिपॉजिटर्स के लिए है जिनकी उम्र 60 वर्ष से लेके 80 वर्ष से कम तक का है। और तीसरा जो सुपर सीनियर सिटीजन होता है ये उन डिपॉजिटर्स के लिए होता है जिनकी उम्र 80 वर्ष या उससे अधिक है। तो हम देखेंगे कि आज के दिन में यदि आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 444 दिन की फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो नॉर्मल रेट इसका 6.45% है, जबकि सीनियर सिटीजन के लिए यह रेट 0.5% बढ़कर 6.95% है, और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए रेट 0.10% बढ़ के 7.05%। यानी यदि आपकी उम्र 60 वर्ष से कम है तो आप 444 दिन की फिक्स डिपॉजिट यदि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में करेंगे तो 6.45% मिलेगा, सीनियर सिटीजन है तो 6.95% मिलेगा, और सुपर सीनियर सिटीजन है तो 7.05% मिलेगा। और यही इंटरेस्ट रेट बैंक ऑफ बड़ौदा में भी है, यानी नॉर्मल रेट 6.45%, सीनियर सिटीजन 6.95% और सुपर सीनियर सिटीजन 7.05%। केनरा बैंक में ये इंटरेस्ट अलग है। नॉर्मल रेट 6.50% है, सीनियर सिटीजन के लिए ये 7% है, और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए ये 7.30%। अब बात करते हैं इंडियन बैंक की। बैंक का नॉर्मल रेट 6.80%, सीनियर सिटीजन का 7.10% और सुपर सीनियर सिटीजन का 7.35%। अब बात करते हैं पंजाब नेशनल बैंक की। पंजाब नेशनल बैंक में नॉर्मल रेट 6.60% है,
सीनियर सिटीजन के लिए 7.10% है, लेकिन सुपर सीनियर सिटीजन के लिए 7.40% है। अब यदि इन पांचों ही जो बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, इनको यदि एक साथ देखें तो हम देखते हैं कि नॉर्मल रेट सबसे कम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा 6.45% है, उससे अधिक केनरा बैंक का है, उससे अधिक इंडियन बैंक और पंजाब नेशनल बैंक का 6.60% है। और चूंकि नॉर्मल रेट का ये क्रम है, तो इसी क्रम में सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन का भी इंटरेस्ट रेट होगा। अब इसमें एक बेसिक डिफरेंस देख लें आप देखते हैं कि नॉर्मल रेट और सीनियर सिटीजन के रेट में जो डिफरेंस है वो 0.50% का है। उदाहरण के तौर पे यदि हम केनरा बैंक की बातें करते हैं तो नॉर्मल रेट 6.5% है और सीनियर सिटीजन का 7% है, यानी 0.5% उसमें अधिक है। ये सभी बैंकों में है, लेकिन सीनियर सिटीजन से सुपर सीनियर सिटीजन में रेट का डिफरेंस हर बैंक का अलग अलग है। उदाहरण के तौर पे स्टेट बैंक में सीनियर सिटीजन का रेट 6.95% है, उसमें 0.10% बढ़ के सुपर सीनियर सिटीजन का रेट 7.05% है। एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा में यही क्रम है। यही बातें यदि केनरा बैंक की करें तो केनरा बैंक में देखते हैं आपके सीनियर सिटीजन 7% है और सुपर सीनियर सिटीजन 0.30% अधिक है, यानी 7.30% है। वही बातें इंडियन बैंक की करें तो इंडियन बैंक में सीनियर सिटीजन 7.10% है और सुपर सीनियर सिटीजन 7.35%, यानी 0.25% का डिफरेंस है, यानी सुपर सीनियर सिटीजन को सीनियर सिटीजन की कंपैरिजन में 0.25% अधिक मिलता है। लेकिन पंजाब नेशनल बैंक, जिनका कि सीनियर सिटीजन का रेट 7.10% है और सुपर सीनियर सिटीजन का 7.40% है, यानी 0.30% का अंतर है यदि हम तुलना करें सीनियर सिटीजन के इंटरेस्ट रेट से तो। और ये सारे जो इंटरेस्ट रेट हैं ये उन फिक्स डिपॉजिट पर ही हैं जो 444 दिन का यदि फिक्स डिपॉजिट करते हैं तब ये रेट अप्लीकेबल होगा। और आज के दिन में इन सभी बैंकों में सबसे हाईएस्ट रेट 444 दिन के फिक्स डिपॉजिट पर ही है। मन में एक सवाल होगा कि आज के दिन में यदि देख लूँ कि सबसे अधिक ब्याज की दर पब्लिक सेक्टर बैंक में 6.60% है, जो कि इंडियन बैंक और पंजाब नेशनल बैंक के 444 दिन की फिक्स डिपॉजिट पे अप्लीकेबल है। अब सवाल होगा कि क्या आने वाले दिनों में बैंक ब्याज की दर और बढ़ाएगी? तो जैसा कि मैंने पहले कहा था कि यदि बैंक को लोन अधिक देना है तो निश्चित रूप से उसकी डिपॉजिट भी बढ़नी चाहिए और पब्लिक डिपॉजिट तभी बढ़ेगी जबकि पब्लिक को लगे कि बैंक भी उसमें अच्छे ब्याज की दर दे रही है और उसी का सिलसिला जो 444 दिन का ये शुरू हो गया। लेकिन आने वाले दिनों में ब्याज की दर का क्या रुख होगा, ये आम लोगों के मन में एक कौतूहल का प्रश्न होता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया था कि करीब 82.5% के आसपास आज के दिन में CD रेशियो है, यानी 100 रुपये में से 42 रुपये 50 पैसे बैंक लोन के रूप में बांट चुकी है। तो मैंने कहा था कि आपको लगेगा कि अभी भी तो 17 रुपये 50 पैसे बैंक के पास सरप्लस हैं। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता है। बैंक का एक स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट होता है, दो रिक्वायरमेंट है जिसको पॉलिसी रेट्स बोलते हैं, बैंक को वो मेंटेन करना होता है। दिन में SLR 18% है और CRR 3% है। इसको समान शब्दों में ट्रांसलेट करने की कोशिश करें तो बैंक के जितनी डिपॉजिट्स हैं उसमें से 18% सिक्योरिटीज़ के फॉर्म में बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में रखने पड़ते हैं और 3% कैश के फॉर्म में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में रखने पड़ते हैं। इसका मतलब यदि बैंक के पास, ये मैं सामान्य डेफिनेशन दे रहा हूँ, यदि आप इन बिटवीन द लाइंस देखेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंस आम लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि 100 रुपये में से 21 रुपये बैंक अपने मन से उस पैसे को लोन के फॉर्म में नहीं दे सकता, यानी 18% SLR के फॉर्म में और 3% CRR के फॉर्म में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखने की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। इसका मतलब कि बैंक यदि 100 रुपये बैंक के पास जमा है तो उसमें से 18 रुपये उनके पास रहेगा और बैंक के पास केवल 79 रुपीज़ ही होते हैं जो कि वो लोन के फॉर्म में पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट या एलोकेट कर सकते हैं। यहाँ आपने देखा कि मार्च 2026 में 82.5% यानी 82 रुपये 50 पैसे लोन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है और 18 रुपये उनका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास भी है। तो निश्चित रूप से बैंक के ऊपर दबाव है कि वो डिपॉजिट्स को बढ़ाए और डिपॉजिट्स तभी बढ़ेंगे जबकि आप ब्याज की दर उसमें बढ़ाएंगे, पब्लिक को लगेगा कि अट्रैक्टिव रेट है, तभी आम पब्लिक बैंक में पैसे जमा करेंगे। दूसरी चीज़ें, जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन चल रहे हैं उसमें आपने देखा
कि रिटेल इन्फ्लेशन लगातार बढ़ता जा रहा है। यदि पिछले 6 महीने के रिटेल इन्फ्लेशन की बातें करें तो हम देखते हैं कि अक्टूबर 2025 में ये 0.25% था, नवंबर में बढ़ के ये 0.71% हो गया। ये सारी बातें करें रिटेल इन्फ्लेशन की। दिसंबर में ये बढ़ के 1.33% हो गया, जनवरी में ये 2.75% हो गया, फरवरी में 3.21% हो गया और मार्च में ये 3.4% हो गया। हालांकि पिछले 6 महीने का जो रिटेल इन्फ्लेशन का रेट है, अभी भी जो रिजर्व बैंक का जो मैंडेट है 4% से नीचे, वो 4% से नीचे है। लेकिन जिस रफ्तार से ये रिटेल इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जिस तरह से अमेरिका और ईरान का या ईरान इजराइल का जो भी इशूज हैं, उसके कारण निश्चित रूप से ग्लोबली रिटेल इन्फ्लेशन पर प्रेशर है और हो सकता है कि अप्रैल महीने का जो कि 14-15 मई के आसपास इसका नोटिफिकेशन होगा, हो सकता है वो 4% या 4% के पार रिटेल इन्फ्लेशन कर जाए और निश्चित रूप से बैंकों के ऊपर प्रेशर होगा। क्योंकि रिटेल इन्फ्लेशन इस हिसाब से बढ़ रहा है तो बैंक का डिपॉजिट्स पे रेट भी उनको बढ़ाना ही होगा। तो इन दोनों चीज़ों से हमें एक बात समझ में आती है कि आने वाले दिनों में बैंक जमा पर ब्याज की दर निश्चित रूप से बढ़ाएगी। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ और जान लें, यदि बैंक जमा पर ब्याज की दर बढ़ाएगी तो निश्चित रूप से बैंक लोन पर भी ब्याज की दर ही बढ़ाएगी। बिकॉज कि डिपॉजिट पर रेट बढ़ा दे और लोन पर रेट ना बढ़ाए तो बैंक की जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है वो कम हो जाती है। तो निश्चित रूप से दोनों में, डिपॉजिट में भी और लोन में भी, आने वाले दिनों में ब्याज बढ़ने की पूरी संभावना है। फ्रेंड्स, ये मेरे विचार थे। मेरे विचारों से सहमत होना कोई जरूरी नहीं है। यदि आप मेरे विचार से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में एग्रीड लिखें, और यदि आपको लगे कि मेरे विचार से आपकी असहमति है तो कमेंट बॉक्स में नॉट एग्रीड लिखें, और नॉट एग्रीड लिखने के साथ साथ कारण जरूर बताएं कि आप हमारे किस बात से और क्यों असहमत हैं। थैंक यू।